नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ मौजूद रहे। इस दौरान मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं को भी लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि भारत फिनटेक इनोवेशन और डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत अवसंरचना में अग्रणी बनकर उभरा है। पीएम मोदी ने देश की विकास यात्रा के अनुभवों और नवाचारों को भागीदार देशों के साथ साझा करने पर बल दिया है। श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भारत के सुदृढ़ सांस्कृतिक और आपसी संबंधों को देखते हुए यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ तीव्र और निर्बाध गति से डिजिटल लेन देन को संभव बनाएगा। पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीलंका और मॉरिशस के यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और गल्फ में यूएई के बाद अब मॉरिशस से रुपे कार्ड की अफ्रीका में शुरुआत होने पर खुशी व्यक्त की। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं के विस्तार से मॉरिशस के बैंक मॉरिशस में रुपे तंत्र के आधार पर कार्ड जारी कर सकेंगे। साथ ही भारत और मॉरिशस दोनों देशों में भुगतान के लिए रुपे कार्ड के उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त युवकों को 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में विभिन्न पदों पर भर्ती होकर सरकार में शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि पूर्व की सरकारों पर भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापन जारी होने से नियुक्ति पत्र मिलने तक ज्यादा समय लगता था। इससे रिश्वत का खेल भी होता था। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है। यहां तक कि युवाओं को सरकार में नौकरी देने का अधिकार लगातार तेज गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखी। ये परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न हिस्सों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के नेताओं के बीच अपनी रणनीतिक दोस्ती को मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे के हित से जुड़े स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान अबू धाबी में बन रहे यूएई के पहले हिंदू मंदिर का शुभारंभ समारोह में भी शिरकत करेंगे। इस मंदिर को BAPS नाम की संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। भारत ने विदेश नीति और कूटनीति के मोर्चे पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बीते दिनों कतर में वहां के कानून के आधार पर मौत की सजा पाए 8 भारतीय नौसैनिकों की रिहाई हो गई है। कतर से रिहा हुए 8 भारतीय नौसैनिकों में से 7 नौसैनिक भारत वापस लौट भी आए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। कतर से रिहा होकर लौटे भारतीयों ने वतन वापसी पर खुशी जताई। सकुशल रिहा होने के लिए नौसैनिकों ने मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। कतर में सजा पाने के बाद विदेश मंत्रालय ने इन नौसैनिकों को हर संभव कानूनी मदद दिलवाई थी, तो जिसके बाद उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला गया था। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई और 7 की वतन वापसी को प्रधानमंत्री की कूटनीतिक जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों की स्वदेश वापसी संभव हो पाई है। कतर की जेल में बंद भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के कारण दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है।
लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने पार्टी को अलविदा कह करारा झटका दिया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लिखे पत्र में अशोक चौहान ने कहा है कि वो सबसे पुरानी पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भी विधायक के रूप में अपना इस्तीफा सौंप दिया। अशोक चौहान मराठवाड़ा में नांदेड़ क्षेत्र से आते हैं। उनके पिता दिवंगत शंकरराव चौहान भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। अशोक चौहान 8 दिसंबर 2008 से 11 नवंबर 2010 तक लगभग 2 सालों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि दूसरी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस के कई कद्दावर नेता उनके संपर्क में हैं। फडणवीस के बयान से लगता है कि आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ध्वनिमत से और फिर बाद में वोटिंग के जरिए 129 विधायकों के समर्थन से फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। हालांकि विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले आरजेडी ने वॉकआउट कर दिया। बिहार विधानसभा में विधायकों की गिनती में आरजेडी के साथ ही खेला हो गया। आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी नीतीश के समर्थन में चले गए। इससे पहले आरजेडी के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान सरकार के पक्ष में 125 विधायक ही थे, जबकि विश्वास मत के दौरान ये आंकड़ा बढ़कर 129 हो गया। शक्ति परीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन को संबोधित करते हुए उनकी सरकार ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। ये उन्होंने कहा। आज बिहार की सड़कों पर रात 12 बजे भी महिलाएं बेखौफ घूम रही हैं। विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, आरजेडी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जनादेश एनडीए को मिला था, लेकिन ये जनादेश धोखे से छीन लिया गया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस उत्तर 24 परगना के संदेशखाली पहुंचे और लोगों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने घटना पर ममता सरकार को घेरा और जांच की बात कही। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पहले ही राज्य सरकार से संदेशखाली की स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में संदेशखाली का मुद्दा उठाने पर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल सहित 6 भाजपा विधायकों को विधानसभा के शेष सत्र से निलंबित कर दिया गया। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा से संदेशखाली के लिए शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल रवाना हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाती रहेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न पर ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मीडिया को पीड़ित महिलाओं की आप बीती सुनाई और टीएमसी कार्यकर्ताओं की हरकतों को उजागर किया। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। शाहजहां पर ही ईडी की टीम पर हमले का भी आरोप है। भारत रत्न से सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत रत्न से सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के परिजनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी है, जो 12 फरवरी से 12 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। इसी क्रम में सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसानों द्वारा 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली मार्च को देखते हुए पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए दिल्ली से लगी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। शाजिया इल्मी ने कहा,
माफ़ कीजिएगा, शाजिया इल्मी ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद किया है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए दंगे के बाद से लगातार प्रशासन एवं पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने इस दंगे में शामिल 30 उपद्रवियों को अभी तक गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी में बड़ी संख्या में पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। नैनीताल प्रशासन द्वारा कड़ा एक्शन लेते हुए थाना वनभूलपुरा के अंतर्गत 120 शस्त्र लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता शहनाज गनई भाजपा में शामिल हो गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम की मौजूदगी में शामिल हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता शहनाज गनई जम्मू कश्मीर के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ी और राजनीति में बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में बस और कार धूं-धूं कर जल उठे। कार में सवार 5 लोग बुरी तरह झुलस गए, जबकि बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हजरत निजामुद्दीन से अयोध्या धाम के लिए संचालित होने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन 1400 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई। असम पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत से प्रत्येक परिवार को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक इलाज निःशुल्क मिलता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में देवपुरा चौक से ऋषिकुल मैदान तक रोड शो किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग शामिल हुए। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज 158 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। देश के विभिन्न राज्यों में उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। भूमि घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को आज ईडी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 3 दिन बढ़ा दी गई। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को उनकी भतीजी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए 13 से 15 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है। 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 दोषियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने ये मानते हुए जमानत दी कि दोषी लगभग 14 वर्षों से सलाखों के पीछे हैं। एशियाई बाजारों के अवकाश के बीच भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। दिन के अंत में स्थानीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। मुनाफा वसूली और जनवरी की मुद्रास्फीति डेटा से पहले निवेशकों का सतर्क रुख के कारण बाजार प्रभावित हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 523 अंक गिरकर 71,072 के आंकड़े पर बंद हुआ। वहीं कारोबारी सप्ताह के पहले दिन निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 166 अंक कमजोर होकर 21,616 के स्तर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच कारोबारी सप्ताह के पहले दिन रुपया 7 पैसे की बढ़त के साथ 83 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। हवाई पट्टी पर घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी हवाई अड्डों पर रनवे सुरक्षा टीम गठित करने और प्रौद्योगिकी की मदद लेने की बात कही है। डीजीसीए ने इस संबंध में एक परिपत्र भी जारी किया है। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बिजली उत्पादक कंपनी एनएचपीसी का खर्च बढ़ने से एकीकृत शुद्ध लाभ 19% गिरकर 628.44 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के मालिक जेफ बेजोस की नेटवर्थ एलन मस्क के करीब पहुंच गई है और वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने से कुछ ही कदम दूर है। लिस्टेड टाटा ग्रुप की कंपनियों के बाजार मूल्य में सबसे बड़ी प्लेयर रही टीसीएस को झटका लगा है। पिछले 10 सालों में पहली बार इसके टाटा ग्रुप में हिस्सेदारी 50% से नीचे गिर गई है। देश का वनस्पति तेल आयात जनवरी में सालाना आधार पर 28% घटकर 12 लाख टन रह गया है। उद्योग निकाय एसईए द्वारा जारी एक ताज़ा आंकड़े में इस बात की जानकारी दी गई। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में आज सोने का भाव 63,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा।
हालांकि राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में चांदी की कीमत में उछाल देखा गया। चांदी की कीमत 400 रुपये के उछाल के साथ 75,400 रुपये प्रति किलोग्राम रही। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्णय पीपीबीएल के कामकाज के व्यापक मूल्यांकन और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही स्पाइस जेट अपने कई कर्मचारियों को निकालने की योजना बना रही है। विमानन कंपनी निवेशकों की रुचि को बनाए रखने के लिए लागत में कटौती के उपायों को लेकर ये कदम उठा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार स्पाइस जेट परिचालन आवश्यकताओं के साथ कंपनी की खर्च लागत को सीमित करने के लिए लगभग 1,400 कर्मचारियों की कटौती कर सकती है। ये आंकड़ा विमानन कंपनी की कुल वर्कफोर्स का लगभग 15% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के लिए परेशानी मुक्त भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एम्स एसबीआई स्मार्ट भुगतान कार्ड लॉन्च किया। वर्ष 2024 में यूक्रेन लंबी मारक की क्षमता वाली हजारों ड्रोन का उत्पादन करेगा। यूक्रेन के एक मंत्री ने एक आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि लंबी दूरी के मिसाइल निर्माण के लिए पहले से ही 10 कंपनियां काम कर रही हैं। क्रेमलिन ने एक बयान जारी कर उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया जिसमें रूस पर यूक्रेन के कब्जे वाले हिस्सों में एलन मस्क की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट प्रणाली के उपयोग की बात कही जा रही थी। संयुक्त अरब अमीरात के कुछ हिस्सों में अचानक हुई बेमौसम बरसात के बाद सड़कों पर पानी जम गया। बेमौसम बरसात के बाद हुए जल जमाव के कारण दुबई में कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में अदालत द्वारा इजराइल को युद्धक विमानों के हिस्सों के निर्यात पर रोक लगाने के आदेश के बाद डच प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इजरायली सैन्य बलों द्वारा राफा में की गई कार्रवाई में 67 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र के कई घर मलबे में तब्दील हो गए। कार्रवाई के बीच इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में अत्यंत सुरक्षा वाले अपार्टमेंट पर धावा बोलकर बंधक बनाए गए अपने 2 नागरिकों को भी मुक्त करा लिया। तमाम विवादों के बीच पाकिस्तान में संपन्न हुए आम चुनाव में इमरान खान को जनता से सबसे अधिक प्यार मिला है। धांधली के सैकड़ों आरोपों के बीच भी इमरान के प्रत्याशियों ने कुल 95 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं इस चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को 75 तो बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पीपीपी को 54 सीट हासिल हुई हैं। हालांकि चुनाव के नतीजों के बाद से ही नवाज और इमरान की पार्टी सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। राजकोट टेस्ट से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को लगा तगड़ा झटका। केएल राहुल घुटने की चोट के चलते नहीं खेल पाएंगे तीसरा टेस्ट। कर्नाटक के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को मिली टीम में जगह। देवदत्त पडिक्कल मौजूदा सीजन में अच्छे फॉर्म में हैं। पंजाब के खिलाफ 193 तो गोवा के खिलाफ खेली थी 103 रन की पारी। मुंबई रणजी टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ लगाया अर्धशतक। मुंबई की टीम ने नॉकआउट मुकाबले में किया प्रवेश। झारखंड के क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने लिया संन्यास। 17 साल तक झारखंड का किया नेतृत्व। आईपीएल में भी अपनी बल्लेबाजी का रंग बिखेरा। वेस्टइंडीज के खिलाफ पर्थ में होने वाले तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में जैक फ्रेसर मैकगर्ग की एंट्री हो सकती है। भारत के तेजस्विन शंकर ने इंटरनेशनल हाई जंप गाला एल्मोस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में यह टूर्नामेंट 13 मैदानों पर लगातार 21 दिनों तक खेला जाएगा। 15,000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया।
शूटआउट में भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय और शमशेर सिंह ने गोल किए। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना और ग्रेनाडा के बीच खेला गया मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। ब्राजील की फुटबॉल टीम को लगा तगड़ा झटका, पेरिस ओलंपिक के लिए टीम नहीं कर पाई क्वालिफाई। दक्षिण अमेरिका क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में अर्जेंटीना से 1-0 से मिली हार। आइवरी कोस्ट ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को खेले गए मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने नाइजीरिया को 2-1 के अंतर से हरा दिया। चीन की राजधानी बीजिंग में 2029 में पहली बार विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप का होगा आयोजन। इससे पहले साल 2021 में शंघाई में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। पेरिस के मेयर ने बैडमिंटन और जिम्नास्टिक मेजबानी स्थल का किया उद्घाटन। इस साल पेरिस में आयोजित होंगे ओलंपिक खेल। गायक आदित्य नारायण को एक घटना के बाद इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक शो के दौरान आदित्य ने एक व्यक्ति के फोन को छीनकर फेंक दिया था। दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज हास्य अभिनेता ब्रह्मानंद 25 साल के बाद किसी हिंदी फिल्म में नजर आने वाले हैं। ब्रह्मानंद गुरु रंधावा की फिल्म कुछ खट्टा हो जाए में अपना अभिनय दिखाएंगे। निर्माता जैकी भगनानी और अभिनेत्री रकुल प्रीत की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों 21 फरवरी को गोवा में 7 फेरे लेंगे। अपनी बेहतरीन अभिनय के लिए मशहूर मृणाल ठाकुर बहुत जल्द साउथ की 2 फिल्मों में नजर आ सकती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मृणाल फिल्म SK23 के साथ ही सिंबू की 48वीं फिल्म में भी नजर आ सकती हैं। हॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का हिंदी ट्रेलर जारी हो गया है। ट्रेलर में दमदार एक्शन और एडवेंचर देखने को मिल रहा है। चर्चित शीना बोरा हत्याकांड की कहानी पर आधारित वेब सीरीज द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रुथ का ट्रेलर जारी हो गया है। अपने में कई रहस्यों और कहानियों को समेटे इस सीरीज को 23 फरवरी को प्रसारित किया जाएगा। एक शख्स को थप्पड़ मारने के बाद विवाद में आए एल्विश यादव ने अब इस घटना पर सफाई दी है। एल्विश ने कहा कि व्यक्ति द्वारा कई बार अभद्र टिप्पणी करने के बाद उन्होंने हाथ उठाया। आमिर खान की पत्नी और किरण राव की देखरेख में बनी फिल्म लापता लेडीज का दूसरा गाना सजनी रिलीज हो गया है। इस गाने को सिंगर अरिजीत सिंह ने गाया है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 34वीं फिल्म डेडपूल 3 का टीजर जारी हो गया है। निर्माताओं ने टीजर के साथ ही फिल्म का टाइटल डेडपूल एंड वुल्वरिन भी अनाउंस कर दिया है। दिग्गज अभिनेता और खूंखार विलन के किरदार के लिए मशहूर प्राण साहब की आज 104वीं जयंती है। 7 दशक के फिल्मी करियर में प्राण ने कुल 362 फिल्मों में दमदार अभिनय से लोगों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।